So very good morning to all of you. I hope you are doing very well. मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बेटा अब तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। पहली फॉर्म हमने पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दूसरा हमने पढ़ा ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस, तीसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप, फोर्थ वन हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ दिस इज द फिफ्थ वन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका मीनिंग, इसकी फीचर्स, इसकी लिमिटेशंस। साइड बाय साइड एक ओवरव्यू लेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आर देयर, तो उनका एक जो है ना हम ओवरव्यू लेकर तो अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बेसिकली है क्या बेटा? देखिए हमने जो अब तक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस। तो बेसिकली इसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म जो थी उनकी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को डिस्कस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं बेटा बेसिकली हम करते हैं उसमें कि एक व्यक्ति होता है, उसी का कंट्रोल होता है, वही लाभ हानि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पार्टनरशिप फर्म में हम वही थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे या एक अनलिमिटेड लाइफ तक कंटिन्यू करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो जन्म हुआ है वो उन डिफिकल्टीज को जो कि बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस में और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में थी, उनको दूर करने के लिए हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्टार्टअप किया। तो व्हाट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज बेसिकली ए वॉलंटरी, इसको आप ये कहेंगे कि दीज आर द एमर्ज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस organization and to run large scale business enterprises. Now what is the basic meaning of joint stock company? As per the Companies Act 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है बेटा। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस किया था कि इसमें कोई भी मेंबर आकर कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, उनके आने या जाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। That's why they are called as voluntary association of the person, जिनका पार्टिकुलरली एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी का बेसिक मतलब होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल एसेट्स फर्म या कंपनी की पर्सनल एसेट्स के साथ अटैच्ड नहीं होती, वो अलग होती है बिल्कुल। जबकि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप में पढ़ा था कि बोथ डोंट हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहां पर लायबिलिटीज अनलिमिटेड थी और उनकी जो एसेट्स थी वो यूज की जा सकती थी फर्म के या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंपनी में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, जिसका स्पष्ट मतलब है कि इनकी पर्सनल एसेट्स का उपयोग हम कोई लायबिलिटीज को पेड करने के लिए नहीं कर सकते। सेकंड, इसमें हमने लिखा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा बेसिकली कंपनी जो है ना दैट इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, सो इट कैन बी डिसॉल्व्ड और वाइंड अप ओनली थ्रू द लॉ, नॉट एनी काइंड ऑफ जैसे हम कहें कि भाई कोई पार्टनर पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या वो जो ना काम करने योग्य नहीं रहा, ऐसा अगर कुछ होता है मेंबर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी रेगुलर चलती रहती है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हुआ है। तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन having separate legal existence, perpetual succession and a common seal, and it is to be registered under the Company Act 2013 और any previous law। इससे पहले जो भी लॉ रहे हो, दिस इज द लेटेस्ट लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले हम 1956 फॉलो करते रहे हैं, उनसे पहले 1866, 67 बहुत सारे लॉ चलते रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट लॉ हमारा जो है वो है कंपनी एक्ट 2013,
जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को हमने एक वॉलंटरी एसोसिएशन माना है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस माना है, और इसका अपना एक परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। इन चारों को अगर मैं समझाऊं तो वॉलंटरी एसोसिएशन कोई भी कभी भी आ सकता है, जा सकता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल एसेट्स का प्रयोग हम कंपनीज की लायबिलिटीज को पेड करने के लिए नहीं कर सकते, वो कंपनी की एसेट्स से अलग होती हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि कंपनी लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड होती है तो लॉ ही इसको खत्म कर सकता है। किसी जो है मेंबर के पागल होने, दिवालिया होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉमन सील का मतलब होता है दैट इज अ रबर स्टैम्प। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है विदाउट दिस कॉमन सील कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स ए कॉमन सील। चलिए वन बाय वन चलते हैं। जैसे कंपनी को जो है ना कुछ प्रीवियस लॉ के बारे में यहाँ लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। As per Company Act 2013, a company means company incorporated under this act or any other previous company law. पिछले किसी भी कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जब कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं तो उसे हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से बुलाते हैं। इस पर लगने वाले पहले के जो लॉ है वो कौन कौन से हैं, जैसे कंपनी एक्ट 1866, कंपनी एक्ट 1866, इंडियन कंपनी एक्ट, फिर 1882 आया, फिर 1913 आया, फिर 1942 आया और 1956 आया। नाउ इट इज अमेंडेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब ये 2013 में अमेंडेड हो गया। चलिए वन बाय वन चलते हैं इसकी फीचर्स पर। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? पहली फीचर है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब जस्ट लाइक ए रोबोट। ये दिखती रोबोट जैसी है, इसका काम रोबोट जैसा है, लेकिन जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनकी तरह ये चल सकता है, ये लोगों से पैसा उधार ले सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये अपना नाम किसी को उधार दे सकता है, ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। तो कंपनी क्या है? बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर एंड इट कैन ओन प्रॉपर्टीज, बोरो फंड्स, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और इट कैन गिव इट्स ओन नेम, बट इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। लेकिन ये एक आम जो जनमानस होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है, उसके जैसा नहीं है, काम वैसे सारे कर सकता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट फीचर है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी से डिफरेंट होती है, अलग होती है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती। सो एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड बॉडी इट इज ट्रीटेड एज लीगल पर्सन, इसलिए हम इसको लीगल पर्सन मानते हैं। और इसकी एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो सेपरेट होती है इसके ओनर से, मेंबर से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं दैट इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट फीचर है बेटा हमारे पास फॉर्मेशन। नाउ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में फॉर्मेशन क्या होता है? सॉरी, फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन क्या है बेटा? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है? फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। सो इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर द कंपनी एक्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज। ये उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस पे पैसा भी लगता है और इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 या पहले से कोई कंपनी लॉ चला आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नेक्स्ट है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में मैंने आपको बताया, होता क्या है बेसिकली परपेचुअल सक्सेशन? दैट इज कॉन्टिन्यूअस सक्सेशन। कंपनी का क्रिएशन जो है वो लॉ के द्वारा होता है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। सो इसका जो डिजोल्यूशन है या एंड है वो केवल लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है, बिना कानून के द्वारा हम इसको बंद नहीं कर सकते। कानून की रिक्वायरमेंट हमें रहती है, लॉ की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। इस पर ना तो किसी मेंबर के मरने का, ना उसके पागल होने का, ना उसके दिवालिया होने का, और ना ही जो है ना उस मेंबर के द्वारा कोई
अनऑथेंटिक काम करने का प्रभाव पड़ता, उसको हम कंपनी से हटा देते हैं, कंपनी से वो छोड़ कर चला जाता है और कंपनी जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इट मींस इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट वन है बेटा कंट्रोल। कंपनी के ऊपर जो बेसिक कंट्रोल होता है दैट इज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स के हैंड में होता है जिनको कि मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। The owner of a company are the members or shareholders, whereas the management and control is vested in the hands of a directors elected by members. तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जो कि शेयर होल्डर होते हैं बेसिकली, और कंट्रोल उनके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही रहता है। नेक्स्ट है बेटा लायबिलिटी। कंपनी है तो शेयर इशू करती है बेटा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर इशू करता है टू द जनरल पब्लिक दैट इज हैविंग द लिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी बेटा लिमिटेड होती है अप टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली, यानी जितने शेयर उन्होंने परचेज किए हैं उतने शेयर्स के इक्वल उनकी लायबिलिटीज कंसीडर की जाती है। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट द लॉस ओनली इफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। अनपेड अमाउंट का मतलब होता है बेटा, सपोज करिए एक व्यक्ति ने 100 शेयर परचेज किए, 100 रुपए वाले, कुल मिलाकर हो गए 10,000 रुपए के, तो 10,000 रुपए का शेयर उसने परचेज किया, उसमें से उसने 8,000 रुपए पेड कर रखे हैं। अगर उसने 8,000 रुपए पेड कर रखे हैं टोटल 10,000 रुपए में से, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 2,000 रुपए अनपेड अमाउंट है, और अगर अनपेड अमाउंट है तो वो 2,000 रुपए हम उससे मांग सकते हैं अबाउट 8,000 रुपए देने के बाद। तो दैट 2,000 इज टू बी नोन एज अनपेड अमाउंट, केवल वो उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा तो उतनी ही लायबिलिटी उसकी फिक्स कर दी जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें लायबिलिटीज कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है, वो केवल 2,000 रुपए के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट फीचर हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट फीचर हमारी क्या है, दैट इज रिलेटेड टू कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है बेटा, कॉमन सील का मतलब होता है एक रबर स्टैंप जिसके बिना कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो ना वैलिड लीगल नहीं माने जाते। ये एक राउंड स्टैंप होती है जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। So company may or may not have a common seal, as it is an artificial person, it cannot sign documents. कंपनी जरूरी नहीं है कि वो कॉमन सील रखे, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि कंपनी का एक कॉमन सील हो, और क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन तो कर नहीं सकती है, तो इसीलिए कंपनी के पास क्या रखी गई होती है, कॉमन सील, जिसका वो यूज करके डॉक्यूमेंट्स को लीगल बनाता है। अपने सिग्नेचर की जगह कंपनी इस कॉमन सील का यूटिलाइजेशन करती है। नेक्स्ट फीचर है बेटा रिस्क बियरिंग। फ्यूचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिस्क बियरिंग क्या है, क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर शेयर होल्डर्स हैं, और उनके पास जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उन्हीं के पास जाएगा। सो रिस्क और लॉस इन ए कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स सो दैट इट विल नॉट बिकम ए हैवी बर्डन टू देम। वो इसलिए क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनको सबको क्या मिलता है बदले में, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड इज दैट अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर इन अगेंस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जो भी वो कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, उनके बदले में जो रिटर्न्स मिलती है वो रिटर्न्स क्या कहलाती है, डिविडेंड कहलाती है। तो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर टाइम टू टाइम। जनरली जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड दे दिया जाता है या फाइनल डिविडेंड दे दिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो इसका मतलब कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, और फाइनल डिविडेंड देती है तो दैट इज फिक्स की वो देना ही देना है, उतना डिविडेंड वो पेड करके चलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए पहली मेरिट्स है लिमिटेड लायबिलिटी। हमने पढ़ा इसकी फीचर में कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये इसकी मेरिट्स बन जाती है। द पब्लिक मे बी इनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी, बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि लोगों को पता है इसमें जो पैसा लगेगा तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे हैं, जितने का वो शेयर है उतना ही पैसा उनको लगाना होता है। इसलिए हम इस लायबिलिटी को क्या मान के चलते हैं बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी मान के चलते हैं, तो इसकी एक फीचर बन जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बेटा ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर जो है दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जो मेंबर्स होते हैं क्या वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं? यस, दे कैन सेल देयर शेयर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन।
excepting in the case of public company, sorry private company, in except in the case of private company. प्राइवेट कंपनी में कंपनी को राइट नहीं होता कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सके, लेकिन पब्लिक कंपनी में उसको ये अधिकार दिया गया है। यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज पॉसिबल। द इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू परचेज द शेयर्स ऑफ company as it can be converted into cash at any time due to of the liquidity। कैश में अगर कन्वर्ट हो सकते हैं तो मतलब लिक्विडिटी आसानी से मिल सकती है, इसलिए भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मैंने इसके मीनिंग में डेफिनेशन में डिस्कस किया था। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि ये लॉ के द्वारा बनाई गई होती है, तो लॉ ही इसको खत्म कर सकता है। तो कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। अगर सारे मेंबर्स मर भी जाएंगे तो भी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, और इसको केवल कंपनी एक्ट के द्वारा ही हम लिक्विडेट कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब होता है खत्म कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बेटा कोई बात पूछना चाह रहे हो आप लोग? प्रियंका, अमन, बेटा कोई बात पूछना चाह रहे हो आप? चलिए फिर मैं कंटिन्यू करता हूं लेक्चर को। हमने देखा परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी के द्वारा क्रिएट होती है और कंपनी ही इसको वाइंड अप कर सकती है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि कंपनी में कोई ये ऐसा तो होता नहीं है कि एक या दो मिनिमम 2 मैक्सिमम 7 या इस तरह की लिमिटेशन हो, या कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी फर्म कंपनी को छोड़ के जा सकता है। तो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठी हो जाती है। So it is helpful to create the greater scope for expansion of the business। जो बिजनेस को एक्सपेंड करने का हमारे पास एक अच्छा स्कोप यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता क्या है कि जो इसमें मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, वो मेंबर्स क्या करते हैं बेसिकली, वो खुद तो कंट्रोल करते नहीं है, वो क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ना हायर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, और वो क्या होते हैं बेसिकली सैलरीड पर्सन। सो जो मैनेजमेंट होती है उनकी वो कैसी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी कॉन्स्टिट्यूट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सपोर्टेड बाय सैलरीड मैनेजर्स। और वो सैलरीड मैनेजर होते हैं, तो सैलरीड पर्संस होते हैं, उन्हीं को द्वारा इसको क्या कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो कैसी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, जो विचार करती है, जो डिसीजन लेती है, सोच समझ के डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस, हम लोग डिस्कस करेंगे अब। लिमिटेशंस क्या है बेटा, इसकी पहली लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। कोई भी कंपनी को बनाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टाइम ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है और पैसा खर्च होता है, तो इसलिए इसको बनाने में डिफिकल्टीज आती है। क्यों? ड्यू टू ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज के कारण इसको बनाना कठिन होता है, तो इसकी एक लिमिटेशंस बन जाती है। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ सीक्रेसी। अब जैसा कि कंपनी के अकाउंट्स हमें ऑडिट करने पड़ते हैं, पब्लिक को वो पब्लिश करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को टाइम टू टाइम सबमिट कराने होते हैं, और रिपोर्ट अगर हम जो है ना टाइम जो सबमिट कराते हैं तो उसकी वजह से इसकी सीक्रेसी जो है वो खत्म हो जाती है। हेंस देयर इज नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बिकॉज ऑफ ड्यूटी ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एज वेल एज टू द जनरल पब्लिक। So that's why there is a lack of secrecy. Next one है बेटा impersonal work environment। क्योंकि बेटा कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो वो पर्सनल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो उनको किस वर्क इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। द लार्ज नंबर ऑफ कंपनी मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉइज, सो कस्टमर एंड क्रेडिटर्स बेसिकली जो है उनके साथ जो उनके संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी का साइज लार्ज होता है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उनके साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर पाए। नेक्स्ट है बेटा न्यूमरस रेगुलेशंस। अब कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013, सेबी सर्टिफिकेशन ऑफ जो ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार हमें प्राप्त करना होता है, ऑडिट करवाने होते हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस लगी होती हैं जो कि लीगली हमें कंपाइल्ड करनी होती है, फॉलो करनी होती है। दैट्स व्हाई इसके ऊपर जो है बहुत सारी न्यूमरस लीगल रेगुलेशंस होती हैं, तो इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। क्यों? कि कंपलसरी ऑडिट
filing of report, statutory meeting, obtaining certificates from register etc. leads to complexities। क्योंकि ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करके चलती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना न्यूमरस रेगुलेशन, वो उसकी एक लिमिटेशन का पार्ट कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको मेंबर सेलेक्ट करते हैं, तो डिसीजन लेना कई बार कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है, सभी कंसेंट नहीं दे पाते, इसलिए हमेशा डिसीजन जो है वो क्या रहते हैं, यहाँ पर डिले रहते हैं, लेट हो जाते हैं। इसलिए इसकी एक लिमिटेशन हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो डिसीजन है वो लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो वो हम टाइमली नहीं ले पाते और हमें किसी प्रकार के लॉस को बियर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बेटा ओलर्जिक मैनेजमेंट। ओलर्जिक मैनेजमेंट क्या होती है कि जिसमें कि हमें ये कहते हैं कि भाई मेंबर्स जो है ना वो होते तो शेयर होल्डर्स हैं, वोटिंग राइट उनके पास होता है, वो उनका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन क्यों उनका कंट्रोल नहीं होता? क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेजरली कंसिडर्ड कंट्रोल माना जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये रूल बाय फ्यू मेंबर्स होता है। रूल बाय फ्यू मेंबर का मतलब है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को हम क्या मान लेते हैं, ओलार्किक। ओलार्किक कंट्रोल में कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल्स who may ignore the interest of the shareholders, that's why it becomes a limitation of the joint stock company। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो 7th पॉइंट हमारा जो लिमिटेशन का, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके आपसी उनमें जो ना मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर, या कोई सजेशन कोई देना चाहे और दूसरे मेंबर्स के सजेशन को ना माने, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट and shareholders may adversely affect the progress of the company, जो कि कंपनी की प्रोग्रेस को क्या कर सकता है बेसिकली बेटा अफेक्ट कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंपनीज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंपनीज, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग देखेंगे दो प्रकार की कंपनी, एक तो पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, और नाउ ए डेज एक नई प्रकार की कंपनी भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम रहेगा ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो ये तीनों कंपनियों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई डाउट हो, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी।